अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। कोशिश कीजिए कि दिन का आगाज़ जो है बड़ा एक्टिव और अच्छा हो आपका पूरा दिन अच्छा। और सेकेंडली जब आप अपनी चीज़ें प्लान करके करते हैं तो उसके नताइज भी अच्छे मिलते हैं। वक्त की पाबंदी अगर आप करना सीख लेंगे तो आप ज़िंदगी में हर जगह पर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सब लोगों को याद रखिएगा और इसके साथ साथ अपना वीकेंड अच्छे तरीके से जो है वो गुजारिएगा। और सेकेंडली पेपर्स हो रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स अच्छे से जम के मेहनत करें। गुड लक तमाम स्टूडेंट्स के लिए। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। खबरें हमारे पास क्या हैं जी। साइकिल मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक, वज़ीर आला ने सड़कों की तामीर का टास्क दे दिया है जी। 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाज़त। मार्केट्स, शादी हॉल रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद। भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटे में 52 भिखारी गिरफ्तार। मंकी पॉक्स मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इलामिया जारी। अच्छा जी, ये है हमारी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा कह रही हैं कि मुझे हेडलाइंस के दौरान क्या हो रहा था, और ये हो रहा था कि चीनी बहुत ज़्यादा है चाय में, तो उसको हजम करना बहुत मुश्किल हो गया है। चीनी से दूर रहें अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। इस चाय को मैं भी हाथ नहीं लगाने, 125 रुपए की किलो है, इससे वाकई दूर इसको मैं भी हाथ नहीं लगाने वाली चाय को। ये एक तो आपकी सेहत के लिए नुकसान, बाइकआउट करें बल्कि चीनी का। एग्जैक्टली, और ऊपर से इतनी महंगी, काबिल बर्दाश्त नहीं है। बढ़ते हैं जी खबरों की तरफ। पहली खबर है साइकिल मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक, वजीर आला ने सड़कों की तामीर का टास्क दे दिया है। सड़कों की तामीर के टास्क की तरफ तो आएंगे। साइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक की अलग से कितनी ज़रूरत है? अभी कल ही ड्राइव करते हुए आई डोंट नो एक बाइक सवार नौजवान था और उसने बाइक ऐसे गुजारने की कोशिश की कि मैंने बहुत कोशिश की कि ये बेचारा गिर ना जाए, बच जाए। मतलब आई डोंट नो ये बाइकर्स जो हैं ये क्यों अपना ख्याल नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ट्रैक्स जो हैं इनके लिए अलग बने। इरफान, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, कितना ये अच्छी सजेशन है? अगर ये ट्रैक अलग बन जाए तो क्या फ़ायदा होगा? ना देखिए, ट्रैक बनने से कोई फ़ायदा नहीं होना। यानी हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आएगी? ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि हम अपने रोड यूज़र जो हैं, एक्सीडेंट्स इतने होते हैं और ये बाइकर्स की वजह से। मैं वही आपको बता रहा हूँ, रोड यूज़र जो हैं इनको हम रोड सेंस नहीं दे पाए। हाँ, देखें लाहौर के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें अगर 74 लाख के करीब बाइक्स और गाड़ियां हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है उनकी तादाद सिर्फ 7 या 8 लाख के करीब है। यानी कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो विदाउट लाइसेंस सड़कों के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इसी वजह से उनको रोड सेंस नहीं है। अगर रोड सेंस हो, आपने भी बैरून मुल्क सफ़र किया, इमरान ने भी किया, मैंने भी किया, आप देखें कि वहाँ पे रोड हमारे रोड से कई जगह के ऊपर छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक ना तो इतनी ज़्यादा देर वहाँ पे जो है उसमें जैम की सूरत हाल रहती है, ना हादसा इतने होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है लोग जो है रोड सेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं। अगर एक क्यू में ड्राइवर है किसी गाड़ी को लेकर खड़े हैं तो उसी क्यू में रहेंगे, वो ये नहीं करेंगे हमारी तरह जहाँ पे जैसे हम लाहौर में करते हैं कि हम लेफ्ट करके निकाल लें, राइट करके निकाल लें। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि बाइकर जो था वो बड़ी मुश्किल से बचा। जब तक हम इनको रोड सेंस नहीं देंगे तब तक ये ट्रैक की अगर हम बात करें तो माल रोड आपको याद होगा जिसके ऊपर सेफ सिटी की तरफ से एक ग्रीन जो है वो लाइन बना दी गई थी कि उसके अंदर सिर्फ हैवी बसेस, रिक्शा और मोटरसाइकिल चलेंगी, बाकी तमाम जो लोग हैं वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर होंगे। लेकिन उसका क्या हुआ, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए कि हम इसको ट्रैक बना रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी भी माल रोड के ऊपर आप सफ़र करते हुए आपको नज़र आएगा कि जो बाइकर है वो एक्सट्रीम राइड के ऊपर होगा और इसी वजह से हादसा, जैसे आपने बात की कि आपकी जो शहर में जो 80% हादसात हैं वो बाइकर्स के रूनुमा हो रहे हैं। इसके लिए हमें बच्चों को स्कूल कॉलेजेस से उनको ट्रेन करना पड़ेगा।
जो लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को फ्री कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी कि लोग लाइसेंस बनवाने के लिए आएँ, और जब वो लाइसेंस बनवाने के लिए आए तो उसके साथ साथ उनको रोड सेंस दी जाए। हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा एक काम चलता है कि आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आप एक बूथ के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे 100 रुपया देंगे, आपको एक लर्नर बना दिया जाएगा। उसके 42 डेज़ के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। कोई आपको एजुकेट नहीं कर रहा वहाँ पे, कोई आपको बता नहीं रहा कि रोड सेंस क्या है। वो आप खुद से जितना कुछ आप सीख के चले गए उतने की आपने एक एल शेप के ऊपर ड्राइविंग टेस्ट दिया, अगर वो आपने पास कर लिया तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। किसी ने आपको रोड सेंस नहीं दी, जिसकी वजह से ये हादसा भी रूनुमा होते हैं और ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। यहाँ पे भी अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कह तो दिया गया है कि हम एक बाइकर्स के लिए अलहदा से ट्रैक बनाएंगे, हम मोटरसाइकिल के लिए ट्रैक बनाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जो रोड यूज़र हैं इसको आप रोड सेंस नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें बेसूद एग्री करती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर सड़कों की कुशादगी भी देखी, अंडरपासेस भी देखे, फ्लाईओवर भी देखे, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर संभाले नहीं संभल रही है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो एक बुनियादी मसला है वो वाकई यही है कि आपको ट्रैफिक सेंस लोगों में देनी है, और ये जो बेहंगम पार्किंग है, तजावुजात हैं, ये सब चीज़ें मिलकर जो है एक मसला बन रही हैं। सो सड़कों की तामीर का टास्क वज़ीर आला ने दिया, कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है ये? ना देखें, साइकिल ट्रैक की बात करें या मोटरसाइकिल ट्रैक की बात करें, माजी में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हैं वो सामने आते रहे, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। रिसेंटली भी बड़ी बसेस के लिए ग्रीन लेन जो है वो बनाई गई थी, उसकी भी पाबंदी जो है वो नहीं हो रही। खैर, ये तो एक और चीज़ है जिसके ट्रैफिक सेंस के हवाले से इरफान ने भी बताया। और अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ पर बच्चों को आगाज़ में ही ट्रैफिक कवानीन जो है उनके बिल्कुल निसाब का हिस्सा जो है वो बना दिया जाता है, ताकि उन्हें पता हो कि जब वो स्कूल से पढ़ लिख कर अगर रोड पर आते हैं तो उन्हें लाइन और लेन की पाबंदी हो। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक आप देख लें, वहाँ पर बाकायदा तौर पर लहदा ट्रैक जो हैं वो बने होते हैं, और अगर उन लोगों ने मेन रोड पर आना है या अपना ट्रैक बदलना है तो वो वहाँ पर स्पेशल जो इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मेन रोड पर या अपनी लेन जो है वो तब्दील करते हैं। वज़ीर आला ने जो कल इजलास हुआ है, इसमें जो इन्होंने सड़कों की तामीर के अहकामात जारी किए हैं, इनको ब्रीफिंग दी गई थी कि लाहौर शहर में 54 ऐसी सड़कें हैं जिनकी तामीर व तरक्की जो है वो या तो जारी है या शुरू होनी है, और उनके साथ बताया गया कि साइकिल और मोटरसाइकिल ट्रैक जो हैं वो बनाए जाने हैं, जिस पर वज़ीर आला ने ये कहा कि हंगामी बुनियादों पर इसको मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक हादसा जो हैं वो भी कंट्रोल हो पाएं। बिल्कुल आपने सही बात कही। तो दरकिनार ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे तो यहाँ पैचवर्क सड़कों का 100 जगहों पर होता ज़रूरत नज़र आ रही है। हम यूज़र है मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड के 2 रोड जो है यहाँ से हर रोज़ गुजर बसर, ये मसाइल तो चलते रहते हैं। ये अगर कहीं गड़ा पड़ जाए ना, आप यकीन जाने गड़ा पड़ जाए ना तो उसको फिल करते करते आपको 6 से 9 माह का अरसा जो है वो दरकार होता है, या फिर कोई ऐसा मौका ना आ जाए जैसे आशूरा के अयाम होते हैं, उनमें रोड जो है उनकी दोबारा बहाली जो है वो की जाती है, या ईद मिलादुन्नबी होती है, ईद वगैरह पे नहीं होता, ईद वगैरह पे नहीं करेंगे, ये लोग रोड को बेहतर नहीं करेंगे। अब ये जो साइकिल ट्रैक या मोटरसाइकिल ट्रैक जो बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली जब ये 54 सड़कों की तामीर और तरक्की होगी तो ये सड़कें थोड़ी कुशादा करेंगे, ट्रैक्स बनाएंगे। उसका एक फ़ायदा जो है ना वो ये भी होगा कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है, स्पेशली इन 54 सड़कों के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर कंट्रोल हो जाए। ये मैं उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ, यकीनी तौर पे नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हम बात करते हैं, हमारे साबिक कमिश्नर हुआ करते थे कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, उन्होंने भी ऐसे कई 2 साइकिल ट्रैक जो हैं वो बनाए थे। एक उन्होंने बनाया था मनावा के करीब, और एक इन्होंने ठोकर के करीब जो है वो बनाया था, और इनको आगे बढ़ाना था, जल्लो में बनाना था, शादरा बनाना था, और वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। वो कुछ अर्सा चला भी, और उसके बाद आप उन ट्रैक्स की हालत जाके देखें, आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ कभी साइकिल ट्रैक जो है वो होते थे। मतलब प्रोजेक्ट तो इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, लेकिन उनका फॉलोअप जो है जब नहीं लिया जाता तो उसके बाद ख़राबियाँ पैदा होती हैं। ये मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि जब भी कोई भी ब्यूरोक्रेट अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आता है सामने, तो उसके बाद उसके अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका प्रोजेक्ट उसके साथ ही भिजवा दिया जाता है उसके साथ कि भाई ये आपका प्रोजेक्ट था, आपका इनिशिएटिव था, आप ही ले जाओ। ऐसे ही उसके बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं होता, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट जो है वो बढ़ती है। ऐसे ही है। और कल वज़ीर आला साहब की जानिब से इजलास में समनाबाद
अंडरपास प्रोजेक्ट भी बर वक्त पाया तक मिलता ना पहुंचने पर इजहार नाराजगी किया गया है। ये तो सारा कॉन्ट्रैक्टर का कसूर है ना, मेरे ख्याल से उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। इतने अरसे से वो खुदा पड़ा है, बल्कि इरफान तो डेली बेसिस पर मेरे ख्याल से उस रोड को जो है वो इस्तेमाल करते होंगे, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वहां पर लोगों को कितनी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ के साथ साथ मैं तो उसको सिक्योरिटी रिस्क भी कहता हूँ। अच्छा, देखिए उसमें मियां असलम इकबाल साहब की जो है वो काविशों के बाद ये जो अंडरपास बनना था, जिसका ट्रैक था, माजरत के साथ वहां पर अंडरपास की जरूरत नहीं थी। नहीं, उसकी अगर आप वहां पर यू टर्न्स बना देते सिग्नल्स को खत्म करके तो ट्रैफिक कंट्रोल हो सकती थी। आपको बताने लगा हूँ कि ये जो अंडरपास था ये टुवर्ड्स था सबनाबाद टुवर्ड्स चौक यतीमखाना, लेकिन क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उस इलाके के, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने कहा नहीं इसको समनाबाद की जानिब जो है समनाबाद टुवर्ड्स जो है वो उसको गुलशन आवीज़ कर दिया जाए। अब उसमें हुआ क्या है, सिक्योरिटी रिस्क उसको मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके दरमियान में 280 अरब रुपए की लागत से बनने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन के ब्रिज हैं। उस ब्रिज के साथ जो वहाँ पे जो उसके पिलर्स हैं, उस पिलर के नीचे एक उसकी पूरी बेस है जो इंतहाई चौड़ी होती है, के नीचे लोग काम कर रहे हैं। उस बेस को तोड़ा गया है, उस बेस को तोड़कर वहाँ पे ये अंडरपास बनाया जा रहा है। उस बेस के साथ जो है इनके पिलर सारा काम भी उसी के नीचे हो रहा है, बिल्कुल उसी के नीचे हो रहा है। जो एक मैं समझता हूँ कि 280 अरब रुपया जो ऊपर चल रहा है उसको आपने रिस्क में डाला, अवाम जो इतनी है उसको रिस्क में डाला। अगर अल्लाह ना करे वो उस खुदा ना खास्ता उस ब्रिज को कुछ हो जाता है, वो उस पिलर को कुछ हो जाता है, तो उसका जवाबदेह कौन होगा। उस वक्त तो वज़ीर आला साहब ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी फौरी तौर पर कह दिया नहीं मियां असलम इकबाल ने कहा था बना दो। अब ये चीज़ें बना तो दी हैं, लेकिन वो उसमें अब इश्यूज़ ये आ रहे हैं क्योंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ी बेस लाइन है जो कंक्रीट से, सॉलिड कंक्रीट से और स्टील से बनी हुई है, उसको तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये टाइम लगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर मज़ीद टाइम जो है वो लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी ये तमाम वो सिफारशी लोग थे जो उस वक्त हुकूमत ने कहा कि इसको दे दो ठेके, इसको ठेके दे दो। ये ठेके देने की वजह से इसीलिए तो वो काम भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। आपके नवाजने के चक्कर में आवाम भुगत रही है और मजीद भी भुगतेगी। सीएम साहब की जानिब से जो इस पर जोर तो दिया गया कि उसको फौरी, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है नज़र नहीं आ रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि ये तरक्याती प्रोजेक्ट जो हैं ये आवाम के लिए वबाल जान बन जाते हैं अगर ये टाइम पे कंप्लीट ना हो। एक तरफ हम कह रहे हैं आलूदगी का खात्मा करना है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और फिर ये चीज़ें ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह हैं, तो आलूदगी भी होगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, मार्केटें, शादी हॉल रात 10, रेस्टोरेंट 11 बजे बंद, 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। वैसे इतनी लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। खैर हंस रहे हैं, वाकई ये बहुत हमारे पास जो जितने न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं ये आपकी वाकई सेहत का राज है। लेट नाइट सोते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन ट्रेंड बन चुका है। अब आ जाए जी, माहौलियाती आलूदगी में कमी, तवानाई की बचत के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ने शहर में मार्केटें, होटल, रेस्टोरेंट के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अब ताजिर कह रहे हैं कि ये उनका मुआशी कत्ल है। अब रेस्टोरेंट्स मालिकान कहते हैं कि जी रात के टाइम ही तो उनका काम शुरू होता है, तकरीबन कोई 6, 7, 8 बजे के करीब, जब लोग अपने कारोबार से और अपने कामों से फारिग होकर रात के टाइम जाते हैं। फिर वीकेंड्स पे वो कहते हैं कि लेट नाइट लाहौरियों का एक ट्रेंड है, उस पर ये सब डिसीजन एग्री नहीं है लोग। महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। सो कैसे देखते हैं इमरान आप इस फैसले को? अना मुझे ये बताएं कि अगर वाकई शादी हाल रात 10 बजे आप बंद करते हैं और इरफान रेस्टोरेंट आप 11 बजे बंद कर देते हैं, क्या वाकई उससे, मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ, शहर की माहौलियाती आलूदगी और तवानाई, माहौलियाती आलूदगी कम हो जाएगी या तवानाई की बचत हो जाएगी? कमिश्नर साहब ये लिख कर दे दें तो आप यकीन जाने हम भी उनके साथ फिर खड़े हो जाएंगे। हम खुद जाके रात को अपने घरों से निकलकर मार्केट्स भी बंद करवाएंगे, शादी हाल तो ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक और धुआं छोड़ती गाड़ियां, मसाइल हैं कई। असल जो मसाइल है ना, जो कोर इशू है माहौलियाती आलूदगी के या तवानाई को बचाने के लिए, उनकी तरफ ये ध्यान नहीं देते, या वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने में या तवानाई को बचाने में, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। भाई उनकी तरफ ध्यान दें।
आप माहौलियाती आलूदगी को कभी आप कहते हैं कि जी फसलें जलाई जा रही हैं, कभी आप कहते हैं जी भारत से फसलें जलती हैं तो वो धुआं इधर आता है, कभी आप कहते हैं कि जी भट्टे जो हैं वो इसका बायस बनते हैं। आज से अगर 3-4 साल पीछे नजर दौड़ाएं तो एक टाइम था कि आपको एयर क्वालिटी की फिक्र थी और कहा जा रहा था जी, अब तो पूरा साल ही यही वाक़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी आप मुझे ये छोटी सी मिसाल देते हैं। सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से माहौलियाती आलूदगी की ना, ये जो आपकी पुरानी और खटारा बसें हैं ना जो रोड पे चलती हैं, जो धुआं क्या छोड़ती हैं, जहर छोड़ती हैं, सरकारी महकमों की हैं, उनकी भी हैं, उनकी भी हैं। सबसे पुरानी मुझे ये बताएं कि इन्होंने कितनी गाड़ियों को बंद किया। ये क्या करते हैं, बंद करेंगे, उसको जुर्माना करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब एक पुरानी गाड़ी जो कि बंद हो जानी चाहिए, उसको ये 500-1000 रुपया जुर्माना करेंगे और छोड़ देंगे, फिर एक हफ्ते तक 15 दिन के लिए उसको रोड पे चलने देंगे, उसको जुर्माना नहीं करेंगे। ओ भाई, ये कोर इश्यूज हैं जिनको हम इस पे बात कर लेते हैं। ताजिरों का रद्द-ए-अमल हमने लेना है। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। डीसी साहिबा की जानिब से ये जो अहकामात जारी किए गए हैं, एक तरफ बिजली की बचत उन्होंने कहा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा माहौल भी साफ सुथरा रहेगा। मार्केटें, शादी हॉल रात 10 बजे तक, शादी हॉल और रेस्टोरेंट 11 बजे तक बंद होंगे। सो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुज़श्ता रोज भी प्रोग्राम चल रहा था जिससे आपने यानी जो राय दी कि भाई सोलर पे रिलीफ देना चाहिए जी, और ताकि दुकानदार जो है या कोई रहायशी है वो अपना सोलर पे अपनी बिजली इस्तेमाल करे। और बिजली तो पहले ही नहीं होती, तो इन्होंने जो है बिजली कहाँ से देनी है और बिजली की बचत कहाँ से होनी है। असल बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ताजरों को परेशान किया जा रहा है। हम पहले भी जो है कहते थे और अभी भी कहते हैं कि होलसेल मार्केट तो वैसे ही बंद हो जाती हैं 7 बजे 8 बजे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिटेल के दुकानदार हैं और जिस तरह गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है कि आया लोग रिटेल में रात को ही निकलते हैं, कि आखिर रिलीफ देना चाहिए। कम अज कम इन्हें 11 बजे तक टाइम उसका करना चाहिए रिटेल का। हम जो है कि वज़ीर आला साहब से भी अपील जो है करते हैं कि वो इस चीज़ का मोहसिन नकवी साहब नोटिस लें और ताजरों को रिलीफ दें। और वो बखूबी समझते हैं कि ताजरों के मसाइल को, ख़ास तौर पर हमारे जिस तरह यहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल है या जिस तरह लोड जो है बढ़ जाता है। आखिर होल सेलर जो है वो घरों को जाएगा तो अपनी फैमिली को लेके मार्केटों में जाएगा ना। तो ये जो है डीसी साहिबा ने जो या कमिश्नर साहब की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है इस पर नज़रसानी होनी चाहिए और रिटेल जो मार्केट्स हैं उन्हें कम अज़ कम रात 11 बजे का टाइम जो है देना चाहिए। और बिजली तो पहले ही ये नहीं देते, दुकानदार अपने यूपीएस से या जनरेटर से अगर जनरेट कर रहा है तो उसमें मैं नहीं समझता इन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ होना। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, अगर देखा जाए थोड़ा सा ताउन अगर आपका भी दरकार हो जाए, आप 11 बजे तक का वक्त कह रहे हैं तो ये तो वाकई ज़्यादा है। हमारे पास पूरी दुनिया की मिसालें हैं। सुबह जल्दी दुकानें खुलती हैं, शाम को बंद हो जाती हैं, बिजली की बचत भी होती है, माहौल भी साफ रहता है। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। सो आपका मुतालिबा रात 11 बजे तक का तो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, पूरी दुनिया में देखें सहूलतें कितनी ज़्यादा। पूरी दुनिया आया ये श्योरिटी देते हैं कि सारे दिन में बिजली नहीं जाएगी। क्या ये जो है हुकूमत इस चीज़ की गारंटी देती है कि भाई आया ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसमें ताजरों को जो है कोई सहूलत होगी या कस्टमर्स को सहूलत होगी? मैं आप ही से कहता हूँ कि आखिर आप जब मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, इंतहाई माजरत के साथ आपके अपने ताजिर ही जो हैं वो तजावुज़ात की वजह भी बनते हैं, वो ट्रैफिक जैम की वजह भी बनते हैं, क्योंकि शहर के जितनी अंदरून शहर की मार्केटें, आप शालम चले जाएं, कभी भी तजावुज़ात वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो अकेले इंतज़ामिया तो इस चीज़ को नहीं ना हल कर सकती, ये तो दोनों तरफ से ताउन होगा तो बड़े मसाइल हल होंगे ना। इस चीज़ के गवाह मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि सिटी 42 जो इस चीज़ का गवाह है कि मैंने हमेशा जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है बात की है। और जो इंक्रोचमेंट करते हैं और जो इंक्रोचमेंट करवाते हैं कि ये रावी टाउन का हमला हो या एसी साहिबान हो कि या उनका कोई स्टाफ हो, कभी करवाते हैं। हमने तो नाम लेके निशानदेही की है कि जो लोगों से पैसे लेके उन्हें उकसाते हैं कि आप जो है कि आप अपनी बिल्डिंग जो है 3 फीट वाइड बना लें या नाजायज पार्किंग जो स्टैंड्स हैं तो उसकी बेतहाशा दफा के सिटी 42 पे
हाईलाइट हुआ, जिसमें मैंने बाकायदा जो है निशानदेही उन मौक़ों में जाके की कि ये इंतज़ामिया जो है यहाँ से पैसे इकट्ठे करती है और यहाँ से जो है यानी तजावज़ात की भरमार की हुई है। तो हम पहले भी साथ है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट से ये ज़रूर गुजारिश करेंगे ये जो काली महकमों के अंदर जो काली दे रहे हैं उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। ये उनका एहतसाब होगा तो ये इंक्रोचमेंट का, और उसके खिलाफ हम हर तरह ताउन करने को हुकूमत के साथ तैयार हैं कि हम किसी ऐसे जो है कब्जा माफिया या ठीक है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ आपने देखा जी 11 बजे तक का वक्त आ जा रहा है, एक आपका कमेंट चाहिए, आपने गुफ्तगू सारी सुनी। देखिए जी, मैं देखिए मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब के जो रिजर्वेशन थी, चले हम मान भी लेते हैं कि उसे ठीक है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी हर जगह चलती है, हुकूमत रिलीफ देगी तो तारजे जो है वो आगे से करेंगे। एक छोटी सी बात जो है मैं यहाँ करना चाहूँगा। देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि नौजवानों को कर्जे दिए गए थे जो कि ना सिर्फ नेशनल बैंक से थे, पंजाब बैंक से थे, बल्कि प्राइवेट बैंकों पर भी थे। ओ भाई, अगर आपने तवानाई को बचाना है, बिजली को बचाना है, तो भाई आप सस्ते सोलर पैनल बैंकों के थ्रू क्यों नहीं देते? आप पब्लिक को क्यों नहीं देते? 5% 7% लोन पे आप क्यों नहीं देते? अवाम बेचारी चले किस्तों में वो पैनल बैंकों से लेकर अपनी छतों पर लगाए, तो मुझे बताएं कि तवानाई की कितनी बचत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी इस चीज को एग्री। ये तो तब है ना जब आपने रिलीफ देना हो अवाम को, जब सिर्फ आपने खून चूसना हो, फिर तो यही होगा जो हो रहा है। लेकिन है ना, अब मैं व्हाट्सएप की इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि ये 11 बजे तक टाइम है। 11 बजे तक तो आपने जो बात की कि व्हाट्सएप ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए कि जी वो ट्रैफिक का इशू है, वो लाइट नहीं जाती सारा दिन, वो सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी थोड़ी करके हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा तो उसमें बेहतरी आएगी। मुझे एक चीज़ याद है, जब कोविड का दौर था तो उस वक्त शाम 5 बजे दुकानें बंद कर दी जाती थी, लेकिन 12 बजे तक फिर भी मार्केट नहीं कोई खुलती थी। ऐसे ही है। इन ताजरों को आदत पड़ चुकी है कि रात दोपहर का खाना खा के घर से निकलना है, और इसी वजह से ये लोग कहते हैं कि हम रात का खाना खा के घर जाएंगे। तो ये अगर अपनी जो है वो अपनी 8 बजे मार्केटें खोलें, सुबह 8 बजे मार्केट खोलें। बहुत होते हैं लाहौर में आपको कोई मार्केट ऐसी नजर 10 घंटे बहुत होते हैं, या अकबरी मंडी या सब्जी मंडी के अलावा जो मार्केट जो सुबह 8 बजे खुलती हो, कोई मार्केट नहीं है। मार्केट में चले जाएं, इचरा बाजार चले जाएं, टाउनशिप बाजार चले जाएं, मतलब आपको दुकानें बंद मिलेंगी। अगर आप 12 बजे भी जा रहे हैं, सुबह 9 बजे भी खुल जाएं तो रात 10 बजे तक आपके पास 13 घंटे होते हैं। आप लिंक रोड जाके देख लें, सब कुछ बंद पड़ा होगा। अभी आप जाके देख लें, सब कुछ बंद पड़ा होगा। सो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है। फिर उस पर जो मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने कहा कि रिलीफ देना चाहिए सोलर पर भी, और इस पर मैं भी ये कहूँगी कि वाकई हुकूमत को इस पर रिलीफ देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं कि जी आपके ताजिरों के एंड से भी हैं जो इंतज़ामिया के साथ ताउन होना चाहिए, जिसको हम ट्रैफिक में बात कर रहे हैं, तजावुज़ात की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें दोनों तरफ से मिलकर होंगी तब मसला हल होगा। तो इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसके विकास। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है जी, बेकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 52 गिरफ्तार किए गए हैं। इचरा, शेराकोट, दादा दरबार, अकबर चौक, हुसैन चौक, नवाज शरीफ इंटरचेंज, क्रीम ब्लॉक से गदागर पकड़े गए हैं। अच्छा जी, क्रीम ब्लॉक से रोज़ाना गुजर होता है, वहाँ पर पता नहीं बेकारी कहाँ पकड़ के लेके गए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। अभी भी आप चले जाएँ अकबर चौक, अभी आप जाके देख लें, आपको भिखारी नज़र आएंगे। इवन वहाँ पर आप इशारा खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ट्रैफिक इतना बड़ा इशू है कि जाते जाते तक आपके सिग्नल पर 3 दफ़ा इशारा बंद हो जाता है, और ऐसे में ये भिखारी आपकी गाड़ी के आगे से हटते नहीं हैं। वो जो वाइपर से शीशा साफ़ करने वाले हैं वो आगे से हटते नहीं हैं, और फिर शदीद गुस्सा तब आता है जब एक दफ़ा फिर से सिग्नल बंद हो जाता है। इमरान, देखें जी, बहुत अच्छी खबर है, ये बड़ी डिटेल्ड खबर है, और ऐसी रिपोर्ट तभी लेकिन सामने, ऑपरेशन कोई नहीं हुआ, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूं कि भिखारी वैसे नजर आते हैं। सुने तो सही ना, ये रिपोर्ट पता कब सामने आती है? जब कमिश्नर या डीसीओ उनके अंडर जो डिपार्टमेंट है जिसका काम फ़कीरों के हवाले से है, बेकारियों के हवाले से है, कि उनको रोड से जो है वो उठा के रायवंड के करीब जो है वो एक इनका बाकायदा मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पर इसको फ़ाइन जो है वो भी किया जाता है, जुर्माना भी किया जाता है, और कुछ दिन रखा भी जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। सो ये रिपोर्ट तब सामने आती है जब कमिश्नर साहब या डीसी साहिबा जो हैं रोड पर जाएंगी और उन्हें नज़र आएगा कि काफ़ी फ़कीर जो हैं, काफ़ी बेकारी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बल्कि तंग कर रहे हैं। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि हमें भी गाड़ी चलाते हुए डर लगता है कि कहीं सिग्नल पे अब भिखारी जो हैं वो
हमारी गाड़ी का जो शीशा है उसको पत्थर ना मारना शुरू करते हैं जी, हमें कुछ दो, लिटरली वो इस हक से मांगते हैं। तो ये रिपोर्ट तब सामने आती है कि जब उनके डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, फिर वो जल्दी से ना ये आपको रिपोर्ट जो है ना वो पेश कर देंगे कि जी हमने ये किया है। लेकिन अगर ये इन्होंने 24 घंटे में 52 गिरफ्तार किए हैं तो मेरे ख्याल से इन्होंने अगर 1 घंटे में गिरफ्तार किया है तो दूसरे घंटे में छोड़ भी दिए होंगे। होता इसी तरह है, कई भिखारी जो है वो ये भी शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। इंतजामिया ये कहती है कि उनके पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे रखें, कितनी देर के लिए रखें, इतने ऑपरेशन किए हैं, भिखारियों को लेके जाते हैं। नहीं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरली ट्रैफिक वार्डन जो है ना, मैं कहता हूं कि इनको ना वाकई सलूट पेश करना चाहिए। ये बेचारे धूप में भी खड़े होते हैं, मारे भी खाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन मारने के वाक़यात इनके कम होते हैं, मार खाने के ज़्यादा होते हैं। कुछ अर्सा कबल इनको टास्क दिया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जी आपने सिग्नल पे ना भिखारियों को खड़े होने नहीं देना। फिर हुआ क्या था, वाकई आपको भिखारी दिखना जो है ना वो सिग्नल्स पे कुछ अरसे के लिए बंद हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब सिग्नल्स पे ना ज्यादा ख्वाजा सरा आपको नजर आते हैं, और वो तो पीछे भी और वो बदतमीजी भी मतलब करते हैं, और उनसे बेचारे वो पुलिस एहलकार हो जाएं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार हो जाएं, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन हो जाएं, वो बेचारे उलझ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये होता क्या है, आए रोज ये कैंपस को इन्होंने ब्लॉक किया होता है, प्रोटेस्ट किया होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा इरफान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, सिक्योरिटी रीजन भी इनको करार दिया, इनमें बताया गया कि ये जो भिखारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसमें कंसर्न लोगों का, पुलिस का ये भी कहना था, लोगों ने भी शिकायत ये की कि ये जो चोरी डकैती की वारदातें होती हैं ये लोग भी मुलव्वस होते हैं। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है ना, और ये अब कोई नई बात नहीं है कि इसको, जैसे इमरान ने कहा कि इन्होंने कोई नई खबर नहीं रिपोर्ट जनरेट की। जब इन लोगों से पूछा जाता है तब ऐसे ही कार्रवाइयाँ बता देते हैं कि हमने भी इतने लोग पकड़े हैं, हमने इतने बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजे। ये काफ़ी अरसे से ही इशूज़ चल रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाता है। जो आपके साथ डकैती चोरी की वारदातें होती हैं, कई गैंग इसमें ऐसे मुलव्वस पाए गए जो वहाँ पे वाइपर से साफ़ करने वाला, या वहाँ पे गजरे बेचने वाला, या मुख्तलिफ आइटम बेचने वाले या मांगने वाले जो हैं, वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर किसी ने जेवर पहना हुआ है, किसी के पास जो है जिन्होंने सिग्नल सारे जो है इसमें खवातीन बैठी हैं, वॉलेट कहाँ पड़ा है, मोबाइल कहाँ पड़ा है, पर्स कहाँ पड़ा है, तो आगे आपको जाके लूट दिया जाता है। अक्सर आपने ऐसी भी वारदातें देखी होंगी, सड़कों के ऊपर रूनमा होती हैं कि आप स्लो लाइन में चल रहे हैं, तो इसी दौरान आपको पता चलेगा एक शख्स जो है वो आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड से गाड़ी नॉक करेगा कि आपने मेरा पाँव नीचे दे दिया। अब आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो दूसरी साइड से आपकी गाड़ी से वॉलेट, आपका मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें निकल चुकी होंगी। हमारे रिपोर्टर ज़ैन मदनी के साथ सेम वाकया जो है लोगों के साथ रूनमा हुआ था। और ये कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जो सड़कों के ऊपर भीख मांग। असल में ये लोग जो है प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो बाकायदा तौर पर हाथ बाजू तोड़ के इस काम के लिए लेकर आते हैं। चून पुलिस ने एक खातून और उसके साथ एक गैंग को पकड़ा जिसने बच्चे अगवा किए, और उन बच्चों को अगवा करने के बाद वो क्या करते थे, वो इसी तरह उठा के सड़कों पे खड़े हो जाते थे, नौमलूद बच्चों को वहाँ पे खड़े हो जाते थे, और उसके बाद उनको दिखा के भीख मांगते थे। तो जो लोग भीख देना चाहते हैं, जो सदका खैरात करना चाहते हैं, उनको भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को देने की बजाय जो प्रोफेशनल है, जो किसी ज़रूरतमंद को जाके दें, किसी इदारे में दें, किसी के घर जाकर मदद करें। अब बैंक में तो हर बंदा जाता है ना, बैंकों के बाहर बेचारे बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, असल मेरे ख्याल से हकदार वो हैं। देखिए, आप किसी को 5-10 रुपए भीख दे रहे हैं, सदका खैरात अपनी तरफ से कर रहे हैं, 50-100 उन्हें दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे बेचारे। कुछ नहीं बनेगा। अगर आप किसी को 500-1000 रुपया इकट्ठा देंगे, अब महीने में आपने जितनी सबका खराब, उसके घर चले 2 वक्त का खाना तो आएगा ना। अब 10 रुपए देने से उसने 10-10 मांग के सब लोगों से सारा दिन वो इकट्ठे करेगा, तो उससे की बजाय आप किसी ज़रूरतमंद किसी को ऐसे को आइडेंटिफाई करके उसके घर जाके दे दें, थोड़ी एफर्ट कर लें, यानी किसी सफ़ेद पोश की हेल्प कर दें ताकि उसके लिए फ़ायदा भी हो। अलबत्ता रह गई इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात, तो आई डोंट नो ये कार्रवाइयाँ कहाँ हुई हैं। अभी आप चले जाएं शहर के इन्हीं इलाकों में, इन्हीं पॉइंट्स पे जिनका जिक्र किया गया है, आपको भिखारी भरमार में नजर आएंगे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वंस अगेन सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जी आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं,
बाहर से आ रहे हैं, बैरून ममालिक से आ रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइन जो जारी की गई हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट इंतज़ामिया को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुश्किल वक्त हम गुजार चुके हैं। हम इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हैं, क्योंकि हमारे हस्पतालों में उस लेवल के इंतज़ामात नहीं हैं कि खुदा न खास्ता फिर एक दफ़ा से कोई बड़ी आफत आए और हम उसको भुगतें। अब मंकी पॉक्स के हवाले से फ़िलहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि एज सच कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इलामिया जारी किया है, मरीज़ों का इलाज प्राइवेट हस्पतालों में नहीं होगा। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है इरफान? ना, इसकी रीज़न एक बड़ी वजह यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उस तरह केयर नहीं की जा सकती। अगर जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं उसकी उस तरह केयर नहीं की जा सकती जिस तरह गवर्नमेंट अगर कर सकती है। इसमें आप इसकी वाज़ह मिसाल आप कोविड में देख लें कि कोविड के अंदर उस तरह जो है वो उसको केयर नहीं की जा सकी, और इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में हमने उसका जानी नुकसान भी देखा और माली नुकसान भी देखा। अब ये फ़ैसला इस वजह से किया गया कि अगर किसी जगह के ऊपर मंकी पॉक्स का जो पेशेंट नज़र आता है तो उसकी केयर इस तरह की जाए कि ताकि वो डिजीज़ आगे स्प्रेड ना हो सके। इसमें आप देखें कि दो इसके जो है स्प्रेड लेवल इसका जो है उस पर दो वेरिएंट हैं कि अगर आप स्किन टच करेंगे किसी के साथ तो उसमें आप जा सकती है, ड्रॉपलेट के साथ इतना नहीं है, और ये कम कुव्वत मुदाफ़त के लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। नौजवान जिसमें कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी वो इससे इफेक्ट कितने नहीं होंगे, लेकिन अगर जो जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कम होगी, जिसमें बच्चे शामिल हैं या बुजुर्ग शामिल हैं, वो इसका ज़्यादा जो है वो असर हो सकता है, और 9 से 10 दिन के अंदर इसका रिकवरी टाइम है। तो इस वजह से ये सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इसके बकायदा तौर पे मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। इमरान, देखिए, बड़ी तकलीफ देह बीमारी है, और मैं माजरत के साथ हेल्थ केयर कमीशन जो है, इरफान ने कहा है कि जी वो उन्होंने कहा है कि जी हम जो है बेहतर तरीके से इलाज करेंगे। मैं तो सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद पूरी हो गई? दिस इज द पॉइंट। क्या आपका अमला पूरा है? तो डॉक्टर्स पूरे हैं? आपके पास किट्स नहीं थी कोविड वाला टाइम, याद करें तो इंतजाम जानलेवा बीमारी थी। आप सिर्फ डेंगू की देख लें, डेंगू की सूरत हाल देख लें। डेंगू के मरीज जो है वो बेचारे ये रिसीव नहीं करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम। एक बुनियादी चीज है डेंगू की सूरत में टेस्ट, कोविड की सूरत में उसकी आप अलाउ कर देना कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहता है और अपना इलाज मुआवजा करवाना चाहता है तो फिर वो करवा सकता है अपना रज़ामंदी से। मेरे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी कलीग सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एंकर पर्सन हैं, जिनको आप 24 न्यूज़ पर प्राइम टाइम में अक्सर देखते हैं खबरें पढ़ते हुए। हमारी बहुत ही प्यारी आप बहन भी कह सकते हैं, कलीग भी कह सकते हैं, साथी भी कह सकते हैं, मदीहा सलीम, जो कि कल रात रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुई। उनकी शादी की तकरीब हुई और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो आपके सामने जी। उनकी ये शादी की कुछ तस्वीर जो हैं, वीडियोस जो हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो मदीहा के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। ऑल्दो एक लंबा असल ज़िंदगी का सफ़र है, मुश्किल सफ़र है। सो मदीहा, हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए इस नए सफ़र में बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा करे, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए हों, आपको अपने घर में वो तमाम खुशियाँ मिलें जो कि एक लड़की को चाहिए होती हैं। सो आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। अच्छा जी, तकरीब में आप देख सकते हैं हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी वर्कर्स हैं, मदीहा के फ्रेंड्स हैं, सब ने शिरकत की हैं। आयशा भी हैं, रिदा भी हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट सब लोग हैं। सो ये आपके स्पेशल मोमेंट होते हैं जो आपके स्पेशल लोग मिलकर मज़ीद स्पेशल बना देते हैं। सो इसी तरह से हमने देखा कि सभी लोग मदीहा की शादी में गए, मदीहा के लिए बहुत सारी दुआएं उन्होंने की, और मदीहा वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं भी, और शादी अल्लाह ताला की तरफ से एक आपके ऊपर रूप आ जाता है। सो मदीहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला इतने ही खूबसूरत आपके नसीब भी करे। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात अल्लाह ताला आपकी पूरी करे। नेक आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो तमाम रंग लेकर आएँ, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। वंस अगेन आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, और जितनी खूबसूरत आप लग रही थी अल्लाह ताला इतनी अच्छी आपके नसीब भी करे। इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है। माह रमज़ान के बाद शवाल का ये महीना है। सो शवाल के महीने की अहमियत क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शवाल के महीने में रोज़े रखने को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत उसकी करार दी गई है। सो इस महीने से मुंसलिक कुछ इबादात
इस महीने की अहमियत, वैसे तो तमाम इस्लामी महीने जो हैं अपने तौर पर उनकी बहुत ही ख़ास अहमियत है, लेकिन हम जिक्र करेंगे कि इस महीने में अगर आप कुछ नफली इबादत का एहतमाम करना चाह रहे हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, रोज़े रखने की अहमियत क्या है। सो हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी साहब ने ज्वाइन किया है अपने शो में, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान के बाद ऑब्वियसली हम रोज़े रखते हैं और पूरा महीना इबादत करते हैं, उस इबादत को ब्रेक तो नहीं लगनी चाहिए। वो जो तकवा, वो जो परहेज़गारी हमें रमज़ान सबक दे के जाता है, उसको कंटिन्यू हमने रखना है। सो शवाल के महीने में खुसूसी कुछ इबादत, रोज़े रखने की भी लोग कहते हैं बहुत अहमियत है। सो मुझे भी ये बता दीजिएगा कौन कौन सी नफली ऐसी इबादत हैं और शवाल के महीने में हम कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट को कि आपने मॉर्निंग शो को भी बहुत इंफॉर्मेटिव बनाया और हमेशा आप यूनिक टॉपिक्स लेके आते हैं और उस पे सामीन और नाजरीन को आप सुनने का मौका फराहम करते हैं। शवाल की अहमियत और इसमें इबादत को जानने के हवाले से सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इस्लाम से पहले इस महीने को जो अहले अरब थे या कुरैश के लोग थे वो कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो उन्होंने इस पूरे माह को खेल कूद के लिए स्पेयर कर रखा होता था। वो इस पूरे महीने में खेल कूद में मसरूफ़ रहते, अपनी जो मसरूफियात थी, इवन के कई घर ऐसे होते कि वो पूरा घर खाली कर देते, त्यौहार के लिए निकल जाते थे, कुछ खेल कूद के लिए निकल जाते, सैर व तफरी के लिए निकल जाते थे। इस्लाम जब इस्लामी तालीमात आई तो इस्लाम ने सबसे पहले आके शवाल को ये इम्पोर्टेंस दी कि जो कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में जो हज के महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनवाए हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज के लिए कुछ महीने हैं, उन महीनों की इब्तदा ही शवाल से होती है। ठीक है, उन 3 महीनों में शवाल से इब्तदा है, आगे फिर ज़िकाद और आगे हज के 10 दिन। तो एक तो शवाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इसकी बहुत अहमियत और फजीलत बयान की है। सही बुखारी की एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन साम रमदाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद फिर शवाल के भी 6 रोज़े रखे, काना का सियाम में दहर, तो हुज़ूर ने फरमाया वो ऐसा ही है जैसे उसने 6 रोज़े रखने के साथ पूरी उम्र के रोज़े रखे। यानी इसकी इतनी अहमियत और फजीलत। तो ये शवाल के रोज़े आप पूरे शवाल के महीने में कभी भी रख सकते हैं? कभी भी रख सकते। मैं आगे इसी तरफ आना चाह रहा था। और एक और हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूं भी इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने आज ही जन्म लिया हो। यानी इस तरह उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है और उसको गुनाहों से पाक कर देता है। तो सहाबा कराम का, बेशुमार औलिया कराम का मामूल होता था, यानी एक दिन ईद उल फित्र का छोड़ के पहला दिन, तो बाज़ औलिया कराम, सहाबा कराम ऐसे थे कि वो ईद के दूसरे दिन से रोज़े रखने शुरू कर देते थे। और बाज़ तालीमात में यूँ भी है कि पूरे महीने में आप कभी भी 6 रोज़े रख सकते हैं। वो आप 6 इकट्ठे करना चाहें, 2-2 करना चाहें, 3-3 करना चाहें, जैसे सहूलत हो। तो 6 रोज़े इस महीने के जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन फरमाए हैं कि 6 रोज़े रखने की बहुत अहमियत और फजीलत है। अब इसमें जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये भी है कि अहले अरब जो थे वो, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि वो खेल कूद के लिए पूरा महीना वो रखते थे और इसमें वो एंजॉयमेंट के लिए अपने आप को स्पेयर कर देते थे। इस्लाम ने आकर एक तो उस रस्म को ख़त्म किया और खेल कूद की जगह इस्लाम ने एक पूरा दिन दे दिया ईद की खुशी के तौर पर कि वो खुशी मनाओ ईद के लिए। उसके बाद इस्लाम ने वही रूटीन जो हमारी रमज़ान की है, वो इबादत की है, रोज़ों की है, नमाज की है, सदका और खैरात की है, इस्लाम चाहता है कि उसी रूटीन को इस महीने में फिर उसी तरह जारी रखा जाए, ताकि जो तकवा का नूर, जो तहारत का नूर हमें रमज़ान में मिला है, वो इस महीने में हम भी उसी तरह खेल कूद में मसरूफ़ होकर वो ज़ाया न कर दें। तो इस्लाम ने इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने में 6 रोज़े रखे। अब 6 रोज़ों के साथ बाकी नमाज की हो
जैसा कि ईद के दिनों में सदका फ़ितर को रखा गया, तो वही जो सदका और खैरात का तसलसल है, रोज़ों का तसलसल है, इबादत का तसलसल है, वो इस महीने में अल्लाह और उसके रसूल ने जारी रखा है इसको। सही। सो जिस तरह से हम रोज़ों के दौरान इबादत का तसलसल कायम रखते हैं, अच्छा नॉर्मली अगर हम रूटीन में देखें तो लोग ब्रेक लगा लेते हैं, मसाजिद में रश बहुत कम हो जाता है। सो ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें माह रमज़ान सबक क्या देता है, वो एक महीने की प्रैक्टिस हम वहाँ तक क्यों महदूद रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि असल में रमज़ान का हम लेसन क्या है। मैं चाहूँगी ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने की और अच्छा सवाल रेज़ किया है। हकीकत भी यही है कि जो हमारी रूटीन एक बनती है रमज़ान में, वो अनफॉर्चुनेटली वो रूटीन हम ख़त्म कर देते हैं, और वो जो मसाजिद आबाद होती हैं हम उन मसाजिद को वीरान होता भी देखते हैं। फिर वो जो एक रूटीन बनती है इंसान की इबादत की, रोज़ों की, सदका और खैरात की, उसके अंदर नेकी करने का एक जज्बा आता है। तो हम इस महीने में आकर अगर हम सोसाइटी को देखें, मुआशरे को देखें, तो हमारा भी कल्चर वही अरब के कल्चर के साथ बहुत मिलता जुलता है। हालांकि इस महीने में रोज़ों की इतनी अहमियत रखना, बाकी आप देखें कि हर महीने में 3 रोज़े जो हैं अयाम 20 के, जिन्हें रोज़े कहा जाता है, चांद की 13, 14 और 15 तारीख में, तो वो 3 रोज़े हैं। इस महीने में 6 रोज़े रखें ताकि वो जो एक तसलसल है वो कायम रहे। इस महीने में 6 रोज़े रखे, यानी 3 इजाफी रखे, और फिर इन रोज़ों की इतनी अहमियत बयान कर दी कि जो 6 रोज़े रमज़ान के बाद इस महीने के रखे, वो ऐसा ही है जैसे पूरी उम्र के उसने रोज़े रखे। ये एक तरगीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसलिए दे रहे हैं कि वो जो हमारी रूटीन बनती है हम उसको बहाल रखें, उसको ख़त्म ना होने दें। चले वो रमज़ान वाली जो बरक़ात हैं, उस महीने की जो हमारी इबादत की रूटीन है, चले उस लेवल की ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो कि हम अपने फ़राइज़ को पूरा करने वाले हों, और जो इस महीने की नफली इबादत आका अलैहिस्सलाम ने बताई हैं, इस महीने का जो तक़द्दुस कुरान मजीद में आया है, हम उसका लिहाज रखते हुए इस महीने में भी अपने आप को इबादत से जोड़ें, और जोड़ें इस सेंस में कि हम रमज़ान से भी जोड़ें, यानी रोज़े से भी। का भी मुबारक दिन है, शवाल का महीना है, तो कौन सी नफली इबादत आप ऐसी रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका सवाब भी बहुत ज़्यादा हो? मैं अपनी रिकमेंडेशन की बजाय मैं चाहूँगा कि हदीस पाक की तरफ ही हम चलें। एक तो 6 रोज़े जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिए, जैसा मैंने बयान किया, इस महीने फिर आका अलैहिस्सलाम की और सहाबाए कराम का भी फिर मामूल होता था कि वो जैसे रमज़ान में सदका और खैरात में पहल करते थे, वो इस महीने में भी उसी तरह सदका और खैरात करने के पाबंद रहते थे। वो उसी तसलसल से सदका और खैरात करते। इसी तरह फिर सहाबाए कराम उनका मामूल होता था कि वो इस महीने में भी सलात व तस्बीह का भी एहतमाम करते रहते थे, इस महीने में भी, शवाल में भी। इस महीने में फिर सहाबाए कराम, वो ज़ाहिर है जिन्होंने फिर हज की नियत करनी होती, बाद अज़ा औलियाए कराम भी, वो इस महीने से फिर उसकी तैयारी में भी मसरूफ़ हो जाते। यानी इस महीने में जैसे रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इबादत रखने की बजाय सारी इबादत की इंसान को अल्लाह तौफीक भी देता है और आसानी कर देता है इबादत करना, इस महीने में भी वो सारी इबादत ही है। वो सदका और खैरात की सूरत में भी है, नफली रोज़ों की सूरत में भी है, सलात व तस्बीह की सूरत में भी है, कुरान मजीद की तिलावत की सूरत में भी है, दरूद व सलाम की सूरत में भी है। यानी वो सारी इबादत हमें अपनानी होगी जो रमज़ान में आपने अपना रखी थी, ताकि वो तसलसल वो कायम रहे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों का, बरकतों का एक सिलसिला रहता था नुज़ूल का, वो इस महीने में भी हमारी इबादत की वजह से वो उसी तरह कायम कहा। और माह रमज़ान हमें सबक भी यही देता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, आज ये डिस्कशन का मकसद भी था कि आपको एक बात फिर से बताया जाए, याद दिलाया जाए कि वो जो सिलसिला हमने माह मुबारक में शुरू किया, उसको हमने आगे भी लेके चलना है, उतना ही सवाब उसका भी है। सो ज़रूर आप अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में हम सबको भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आते हैं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।